नमस्कार साथियों, एस्पिरेंट आईएएस पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज से हम अपने इस एस्पिरेंट आईएएस प्लेटफॉर्म पर एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। इस सीरीज का नाम होगा रिवीजन थ्रू एमसीक्यू, यानी कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे उनके माध्यम से अपना जो यूपीएससी प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसको रिवाइज करेंगे। हम जानते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो एमसीक्यूज होते हैं, जो पीवाईक्यूज होते हैं, वह अत्यधिक इम्पॉर्टेंट होते हैं। उनका रोल जो होता है वह अत्यधिक इम्पॉर्टेंट होता है। तो हमने अभी तक जो भी अपने स्टैंडर्ड बुक्स के माध्यम से, कोचिंगों के माध्यम से पढ़ा है, उसी को हम इन बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से उसको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमें अपना जो अभी तक हमने पढ़ा है यह भी जानने का अवसर प्राप्त होगा कि हम कितना याद कर सके हैं, हम उस विषय को कितना समझ सके हैं। तो इस दृष्टि से यह हमारी सीरीज जो रिवीजन थ्रू एमसीक्यू है, यह आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो सकती है। और जैसा कि हम लगातार देख रहे हैं कि प्रारंभिक परीक्षा की जो प्रकृति है निरंतर बदलती जा रही है, तो इस दृष्टि से जो एमसीक्यू सॉल्व की जो टेक्निक है वह हमें लगातार और अधिक विकसित करनी होगी। और यह तभी हो पाएगा जब हम ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो इसी क्रम में हमने इस सीरीज की शुरुआत की है, और आज की जो हमारी ये रिवीजन थ्रू एमसीक्यू सीरीज है, इस वीडियो में हम आधुनिक भारत से संबंधित 50 प्रश्नों को लिया है। इस वीडियो में ये जो 50 प्रश्न हैं यह यूपीएससी द्वारा कराई जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं जैसे कि यूपीएससी या ईपीएफओ, इसके अतिरिक्त सीडीएस इत्यादि परीक्षाओं में कभी न कभी ये प्रश्न आए हुए हैं। तो ये प्रश्न जो है वह यूपीएससी स्टैंडर्ड लेवल के हैं। तो आप इनके माध्यम से अपने विषय की समझ को परख सकते हैं कि आपने अभी तक अपने विषय को कितना समझा है। तो रिवीजन थ्रू एमसीक्यू की हमारी सीरीज में आपका एक बार पुनः स्वागत है। और चलिए अगले जो 50 प्रश्न इस क्लास में आने वाले हैं उन्हें हम देखने का प्रयास करते हैं। ये जो प्रश्न कराएंगे यह पूर्णतः इनका एक्सप्लेन भी अच्छे तरीके से हम करेंगे, ताकि आपको एक अच्छी जो नॉलेज है वह इन्हांस हो सके, आपकी जो नॉलेज है वह इन्हांस हो सके, और आप उसके माध्यम से यह भी पकड़ सकें कि अभी तक आप किन किन क्षेत्रों में अपने विषय में कमज़ोर हैं या किन क्षेत्रों में मजबूत हैं, जिससे आप का एक ब्रॉडर लेवल पर एनालिसिस हो सके और आप उसको अपने स्ट्रेटजी में अडॉप्ट कर सकें। तो आइए अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं और प्रश्नों को ध्यान से पढ़ते हैं, और कुछ समय हम आपको उत्तर उनका आंसर मार्क करने का समय देंगे। आप पेन और कॉपी लेकर प्रत्येक प्रश्नों का जो उत्तर है वह मार्क कीजिए, और उसको जो आपने सही मार्क किया है उसे सही टिक कीजिए, और अंत में काउंट कीजिए कि 50 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए, जिससे आपकी जो स्ट्रैटेजी होगी वह अत्यधिक रूप से आपके सामने आएगी। तो चलिए प्रश्नों की ओर चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो रिवीजन थ्रू एमसीक्यू की हमारी इस सीरीज में आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वह हमारी स्क्रीन पर है, और इसे पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी में केरल के त्रावणकोर राज्य के बारे में निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा या से सही है। यानी कि 18वीं शताब्दी के अंतर्गत जो त्रावणकोर राज्य था उसके बारे में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। उन कथनों में से आपको पहचानना है कि कौन से कथन सही हैं। तो आइए कथनों को देखते हैं। पहला हमारा कथन है, 1729 से 1758 तक, 1729 से 1758 तक मार्तंड वर्मा त्रावणकोर
कोण के शासक थे। मार्तंड वर्मा त्रावणकोर के शासक थे, यानी कि 1729 से 1758 तक मार्तंड वर्मा त्रावणकोर के शासक थे। दूसरा हमारा कथन है, त्रावणकोर त्रावणकोर के एक सशक्त सेना त्रावणकोर ने एक सशक्त सेना बनाकर 1741 में डच लोगों को हराया। यह हमारा दूसरा कथन है। हमारा तीसरा कथन है, त्रावणकोर ज्ञान का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यदि आपने दक्षिण भारत के इतिहास को पढ़ा होगा तो उसमें त्रावणकोर राज्य का जिक्र निश्चित रूप से आता है। अब आप इस तीनों कथनों को हमने पढ़ा, आपने भी पढ़ा, अब इसको मार्क करने की कोशिश कीजिए। जैसा कि हम जानते हैं कि जो त्रावणकोर राज्य है, इसके जो संस्थापक थे वह मार्तंड वर्मा ही थे। और यह जो पहला कथन है यह बिल्कुल सही है कि 1729 से 1758 तक मार्तंड वर्मा जो थे वह त्रावणकोर के शासक थे। तो इस तरह पहला कथन हमारा सही होने से यह जो ऑप्शन बी है यह अपने आप एलिमिनेट हो जाता है। अब हमारे पास बचते हैं 3 ऑप्शन। अब आगे हम देखते हैं कि इन्हीं तीनों ऑप्शनों में से कौन से सही होंगे। दूसरा कथन है हमारा, त्रावणकोर ने एक सशक्त सेना बनाकर 1741 में डचों को हराया। यह कथन भी बिल्कुल ही सही है, क्योंकि जो त्रावणकोर राज्य था यह अपनी सेना को पश्चिमी जो देश थे उनकी तर्ज पर अपने सेना को एक प्रशिक्षित किया था, और उसी प्रशिक्षण के माध्यम से 1741 में इन्होंने कोलाचेल के युद्ध में डचों को हराया। कौन सा युद्ध था? कोलाचेल के युद्ध में त्रावणकोर की सेना ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित किया। अब हमारा यानी कि यह दूसरा कथन है यह भी सही है। तो इसके अतिरिक्त यह जो हमारा चौथा कथन रहता है यह अपने आप एलिमिनेट हो जाता है। अब हमारे पास 2 कथन पढ़ते हैं। यह एक टेक्निक है, आप इसके माध्यम से जो जो प्रश्न आपको सही जो स्टेटमेंट सही लगता जाए या गलत लगता जाए उसके आधार पर आप एक एक ऑप्शन को एलिमिनेट करते चलिए। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं और तीसरा कथन कर रहा है कि त्रावणकोर ज्ञान का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यह कथन भी एकदम सही है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा वह सी सही होगा। अब आपने जो पहले ऑप्शन मार्क किया होगा उसके आधार पर आप तय कीजिए कि आपका आंसर सही हुआ या गलत हुआ। इस प्रकार हमने देखा कि त्रावणकोर राज्य से संबंधित त्रावणकोर राज्य काली मिर्च और ज्ञान का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जिस पर डच और पुर्तगाली कंपनियां अपना एकाधिकार रखना चाहती थी, और इन्हीं दोनों के मध्य में निरंतर इस क्षेत्र में संघर्ष होता रहा। तो जो त्रावणकोर राज्य था यह ज्ञान का महत्वपूर्ण केंद्र था। इसके अतिरिक्त यहाँ पर काली मिर्च भी प्रचुर मात्रा में पाई जाती थी। अब चलते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से यह जो प्रश्न इसमें लिए गए हैं यह स्क्रीनशॉट के रूप में डाले गए हैं, तो इसमें कुछ आपको टेक्स्ट में कुछ दिक्कत आ सकती है, लेकिन आशा करता हूं कि आप इसे स्पष्ट रूप में पढ़ पा रहे हो। अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हम इसको एक बार बोल कर देते हैं, जिससे आप और स्पष्ट तरीके से इसे सुन लेंगे। तो यह दूसरा हमारा प्रश्न है, वह बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक था। तो यह बोल रहा है कि 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक था। जैसा कि हम जानते हैं कि औरंगजेब के बाद निरंतर मुगल शासन कमजोर होता चला गया, और उसमें से कुछ उत्तराधिकारी राज्य निकले, कुछ विरोधी राज्य निकले, जिसके माध्यम से अलग अलग राज्यों की स्थापना हुई। जैसे कि बंगाल में बंगाल राज्य की स्थापना हुई, उसके अतिरिक्त अवध की स्थापना हुई, उसके अतिरिक्त
जो हैदराबाद था उसकी स्थापना हुई, और कुछ विद्रोही राज्य जैसे जाट साम्राज्य की स्थापना हुई, और मराठा साम्राज्य का उदय हुआ। तो इस प्रकार जब मुगल साम्राज्य के कमजोर होने से कुछ राज्यों का उद्भव हुआ, तो इसी क्रम में 18वीं शताब्दी में अवध राज्य की स्थापना हुई। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि अवध राज्य का संस्थापक कौन था। पहला ऑप्शन है मुर्शिद कुली खान, इस क्रम में हमारा पहला ऑप्शन है मुर्शिद कुली खान। दूसरा ऑप्शन है सआदत खान, और इसका जो तीसरा आंसर है अलीवर्दी खान, और चौथा ऑप्शन है सरफराज खान। यदि हम इसे ध्यान से पढ़ेंगे और हम ध्यान से याद करने की कोशिश करेंगे कि जब 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज्यों का जो चैप्टर है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री में, उसे यदि हम पढ़ते हैं तो उसमें पाते हैं कि ये जो तीन नाम आ रहे हैं, मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और सरफराज खान, यह तीनों नाम जो है वह बंगाल से संबंधित है। यह तीनों नाम हमें बंगाल में देखने को मिलते हैं। तो इससे यह क्लियर हो जाता है कि ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, और बचता है चौथा ऑप्शन। तो यही चौथा ऑप्शन हमारा जो बी ऑप्शन है, यानी कि मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और सरफराज खान को छोड़ जो सयादत खान है, यही हमारा सही आंसर होगा। सयादत खान ने 1722 में अवध का सूबेदार यह बनाया गया था, और इसी क्रम में इसने कुछ समय बाद अपने को एक स्वतंत्र शासक अवध का घोषित कर दिया। तो सआदत खान जो था, इसे बुरहान उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। इसे बुरहान उल मुल्क के, यहाँ पे हम लिख देते हैं इसे मुल्क, बुरहान उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। तो हमने देखा कि जो सआदत खान है उसने अवध राज्य की स्थापना की थी। अब आपने भी मार्क कर लिया होगा, तो आप काउंट करते जाइए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, और जो हम इस एक्सप्लेनेशन में एक कुछ एडिशनल जानकारी देते हैं उसको भी नोट करते चलिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला हमारा कथन है, निजाम उल मुल्क स्वयं मुगल वजीर का अपना ओहदा छोड़कर दक्कन चला गया। और दूसरा जो कथन है वह है, अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मुगल सेना को परास्त किया। पहला कथन हम देखते हैं कि निजाम उल मुल्क स्वयं मुगल वजीर का अपना ओहदा छोड़कर दक्कन चला गया। निजाम उल मुल्क वही है जिसने 1800 में 1727 में इसने हैदराबाद जो रियासत थी उसकी स्थापना की, उसका गठन किया इसने, और उसी क्षेत्र में अपने आप को स्थापित किया। यह औरंगजेब के समय मुगल दरबार में वजीर के पद पर था, परंतु बाद में यह उसे छोड़कर दक्कन की ओर यानी कि हैदराबाद की ओर चला गया, और जाने के बाद हैदराबाद को एक स्वतंत्र रियासत घोषित किया और वहाँ का जो है नवाब बन बैठा। तो जो हमारा पहला कथन है यह बिल्कुल सही है, पहला कथन सही है। दूसरा कथन, अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मुगल सेना को परास्त किया, यह कथन बिल्कुल रूप से गलत है, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा सेनाओं को परास्त किया था। इस मराठा जो तृतीय युद्ध हुआ था, इसमें मराठाओं की बहुत बड़ी मात्रा में क्षति हुई थी और वो पराजित हुए थे, जिससे वह पुनः लौट कर दिल्ली से दक्कन के एरिया में चले गए और उधर ही अपना जो विस्तार था वह करने लगे। उत्तर भारत में उनकी विस्तार की नीति चली गई। इसीलिए इसको कहा जाता है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई ने यह तय नहीं किया कि भारत पर कौन शासन करेगा, बल्कि यह तय किया कि भारत पर कौन शासन नहीं करेगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है यह सही होगा। अब चलते हैं
अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है निजाम उल मुल्क आसफ जाह। निजाम उल मुल्क आसफ जाह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को पढ़ते समय इस शब्द को आप गौर से देखिएगा, क्योंकि इससे बहुत प्रश्नों के गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। तो हम देखेंगे कि निजाम उल मुल्क आसफ जाह के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसने हैदराबाद की स्थापना की थी। अभी हमने देखा निजाम उल मुल्क के बारे में पिछले ही क्वेश्चन में। तो इसने हैदराबाद की स्थापना की थी, तो यह प्रश्न क्या होगा, यह कथन सही हो जाएगा। इसके अतिरिक्त दूसरा कथन हमारा होगा इसने केंद्रीय मुगल सत्ता से अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा की। हमारा तीसरा जो कथन है इसने दक्कन में स्थापित अपने राज्य में मुगलों के नमूने पर जागीरदारी प्रथा चलाई। और चौथा जो कथन है वह है यह 1722 में वजीर बना था, यानी कि यह मुगल साम्राज्य का 1722 में वजीर बना था। जो निजाम उल मुल्क आसफ जाह था वह 1784 में 1700 माफ कीजिएगा 1724 में हैदराबाद चला गया था। यह हैदराबाद चला गया था अपना वजीर का पद छोड़कर, जो कि अभी हमने पहले देखा। तो ये जो कथन है ए सी और डी, ये तीनों कथन सही हैं। और इसमें पूछा क्या गया है कौन सा कथन सही नहीं है, तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा वह होगा बी। यानी कि ये जो कथन है वह इस, वैसे तो ये स्टेटमेंट तीनों सही हैं, लेकिन इस प्रश्न के अनुसार हमारा जो आंसर होगा वह होगा बी। तो इस प्रकार इसने जो केंद्रीय मुगल सत्ता के खिलाफ अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा नहीं की थी। यह स्वतंत्र रूप में तो शासन कर रहा था, परंतु यह अपने आप को पूर्ण रूप से स्वतंत्र घोषित नहीं किया था। निजाम उल मुल्क ने हैदराबाद की स्थापना की थी, और यह इसने जो है वह दक्कन में स्थापित अपने राज्य में मुगलों के नमूने पर जागीरदारी प्रथा भी चलाई थी, लेकिन इसने अपने आप को पूर्ण रूप से स्वतंत्र घोषित नहीं किया था। अब आगे हम चलते हैं। पांचवा प्रश्न। बंगाल बंगाल के नवाबों का सही कालानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा होगा। यानी कि बंगाल में जितने भी नवाबों ने शासन किया उसमें से जो सही कालानुक्रम उनका क्या होगा। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले कौन आया और सबसे बाद में कौन आया। तो यहाँ पर देखते हैं पहला हमारा जो स्टेटमेंट है इसमें लिखा है सुजाउद्दीन। ये सुजाउद्दीन, मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला। तो यह कथन पूर्ण रूप से गलत है, क्योंकि जो सुजाउद्दीन था वह बक्सर के युद्ध के समय वह बनाया गया था। तो और ये जो मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान थे, सिराजुद्दौला थे, यह इसके पहले थे। तो यह हमारा कथन जो है स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहले मुर्शिद कुली खान, फिर सुजाउद्दीन, उसके बाद अलीवर्दी खान, फिर सिराजुद्दौला। अब हम तीसरा जो है वह देखते हैं कथन सी, मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान, सुजाउद्दीन, सिराजुद्दौला। अलीवर्दी खान, मुर्शिद कुली खान, सिराजुद्दौला और सुजाउद्दीन। तो यह जो कथन है उसके माध्यम से हम कुछ एडिशनल जानकारी को प्राप्त करके इस कथन तक पहुंचते हैं। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं कि 1717 में जो है, इधर साइड में लिख देते हैं,
1717 में जो मुर्शिद मुर्शिद कुली खान बंगाल का सूबेदार बना। बंगाल का सूबेदार बना। 1717 में मुर्शिद कुली खान बंगाल का सूबेदार बना, परंतु वह जो है वह 1700 से ही वहां पे रह रहा था। 1727 में मुर्शिद कुली खान जो था उसकी मृत्यु हो गई। 1727 में मुर्शिद कुली खान की 1727 में इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद जो मुर्शिद कुली खान का दामाद था वह उसका नाम था शुजाउद्दौला। माफ कीजिएगा, शुजाउद्दौला नहीं, शुजाउद्दीन, जो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है शुजाउद्दीन। तो मुर्शिद कुली खान के बाद कौन बना? शुजाउद्दीन। शुजाउद्दीन के बाद जो है वह कुछ समय तक सरफराज शासक रहा यहाँ का, और सरफराज के बाद अलीवर्दी खान। इस क्रम को आप याद रखिएगा। अलीवर्दी खान, अलीवर्दी खान के बाद जो प्लासी के युद्ध के समय शासक नवाब था बंगाल का वह था सिराजुद्दौला। और उसके बाद जब बक्सर का युद्ध, उसके बाद तो और कई नवाब जैसे कि मीर जाफर कुछ समय के लिए बने, कुछ समय के लिए कई अन्य बदलते रहे, और अंत में जो है वह मतलब कि बक्सर के युद्ध के बाद, जिसके बाद अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से बंगाल का शासन अपने हाथों में लिया, उस समय जो यहाँ के नवाब थे वह थे शुजाउद्दौला। तो इस प्रकार इस हायरार्की को देखने के बाद हम यह देखते हैं कि मुर्शिद कुली खान के बाद उसका दामाद शुजाउद्दीन बना। तो मुर्शिद कुली खान कहाँ पे है? सबसे नंबर 1 पर, ऑप्शन बी में। उसके बाद कौन है? शुजाउद्दीन। उसके बाद अलीवर्दी खान, उसके बाद सिराजुद्दौला। तो हमारा जो ऑप्शन बी है यह सही आंसर होगा। अब इस हायरार्की को आप याद रखिएगा। आप चलते हैं आगे। जो छठा हमारा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। हैदर अली के संदर्भ में, हैदर अली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है वह अशिक्षित था। दूसरा कथन है वह कुशल प्रशासक था। और तीसरा कथन है उसने फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार जो है स्थापित किया। और चौथा कथन है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में उसने अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया। अब इन प्रश्नों को देखने के बाद हम सबसे पहले देखते हैं कि यदि हमने आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ा होगा तो हमें पता होगा कि आंग्ल मैसूर युद्ध है जो है वह जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध है वह 1700, जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध है वह 1780 से 1784 तक चला। परंतु जो हैदर अली था उसकी मृत्यु, हैदर की मृत्यु 1782 में ही हो गई। उसके बाद इसका जो पुत्र था, इसका उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान ने इस युद्ध को आगे लड़ा और जीत प्राप्त की, परंतु यह इस युद्ध को अंतिम तक नहीं ले जा सका। तो यह जो हमारा चौथा स्टेटमेंट है यह पूर्ण रूप से गलत हो जाता है। तो
इसमें चौथे में कौन कौन से ऑप्शन है? सी में चौथा ऑप्शन है तो यह भी गलत हो जाएगा, और डी में चौथा ऑप्शन है तो यह भी गलत हो जाएगा। अब हमारे पास दो ऑप्शन बनते हैं। अब इस इसमें भी एक दो है, इसमें भी एक दो है, तो यानी कि एक और दो अपने आप सही होंगे। अब हमें देखना होगा सिर्फ तीसरा कथन। तो तीसरा कथन है हमारा, उसने फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। यह कथन भी पूर्ण रूप से सत्य है। तो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन बी है वह सही हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि 1755 में हैदर अली ने डिंडीगुल में फ्रांसीसी विशेषज्ञों फ्रांसीसी विशेषज्ञों की सहायता से शस्त्रागार की स्थापना की थी। शस्त्रागार की स्थापना की थी। जो हैदर अली था वह मैसूर का जो एरिया था, हैदराबाद के आसपास का जो क्षेत्र, मैसूर का जो एरिया था उसका शासक था। यह एक अशिक्षित व्यक्ति था परंतु एक कुशल प्रशासक था। यह जो विजयनगर साम्राज्य था उसका जो उत्तराधिकारी शासक बाद में जो विघटित होकर बना, जिसे हम मैसूर के नाम से भी जानते हैं, और उसी का शासक था। यह नंदराय और देवराज नामक दो सेनापतियों के नेतृत्व में कार्य करता था, और परंतु यह इतना कुशल था कि यह धीरे धीरे संपूर्ण सत्ता मैसूर की अपने हाथों में ले ली, और इसने अपने संबंधों के माध्यम से फ्रांसीसियों जो सैनिक थे, वहाँ के विशेषज्ञ थे, उनकी सहायता से एक सशस्त्र जो सेना थी, एक स्किल्ड जो आर्मी थी उसकी स्थापना की, और निरंतर एक के बाद एक युद्ध जीतते चले गए। तो इस प्रकार जो हैदर अली था उसके बारे में हमने जाना, और कुछ एडिशनल जानकारी के बारे में भी जानना। इस यह जो क्वेश्चन है इससे संबंधित आंग्ल मैसूर युद्ध को आप विस्तृत रूप से पढ़िएगा, जो जितने भी आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं, कब कब हुए हैं और उनका परिणाम क्या क्या रहा है। चलते हैं आगे। अगला हमारा प्रश्न है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का खोज कीजिए। तो जो सूची एक है और सूची दो से हमें उसको मिलाना है। तो सूची ए है त्रावणकोर राज्य और इसके शासक राजा मार्तंड वर्मा। तो यह पूर्ण रूप से सुमेलित है, जैसा कि हमने पहले ही क्वेश्चन में देखा था कि मार्तंड वर्मा जो थे वह त्रावणकोर राज्य के शासक थे। और दूसरा यानी कि बी आमेर 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 के जो शासक थे वह थे जय सिंह, यानी कि यह भी सुमेलित है। और जाट जो साम्राज्य राज्य था उसके शासक थे सूरजमल और रुहेलखंड अली मोहम्मद खां। यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है यह पूर्ण रूप से सत्य है, क्योंकि ये सभी जो कूट थे ये आपस में सम्मिलित थे। ऑप्शन ए सही। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये कौन कौन से शासक किस राज्य के शासक थे। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सिखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिख धर्म की शुरुआत, ये जो हमारा पहला सिख धर्म से संबंधित यह प्रश्न है, तो हमारा पहला कथन है सिख धर्म की शुरुआत गुरु नानक ने की। दूसरा कथन है सिखों को लड़ाकू समुदाय के रूप में बदलने का काम गुरु हरगोविंद ने किया। और आखिरी हमारा कथन है अपने आखिरी गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिख एक राजनीतिक और फौजी ताकत बने। तो ये जो तीनों कथन हमारे समक्ष हैं यह
पूर्ण रूप से सत्य हैं। तो इस प्रकार हमारा ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सिख धर्म जो है उसकी शुरुआत गुरु नानक ने 15वीं शताब्दी में की थी, जब पंजाब के जाट किसानों तथा अन्य छोटी जातियों में यह फैलने लगा। वहीं लड़ाकू समुदाय के रूप में सिख के बदलने का जो काम था वह गुरु हरगोविंद ने किया। यह जो थे वह 1606 से 1600, गुरु हरगोविंद का जो पीरियड था वह 1606 से 1645 में यह रहे। और इसके अतिरिक्त जो आखिरी गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में राजनीतिक और फौजी ताकत बनी। औरंगजेब का सिखों से बहुत ही पुरानी दुश्मनी थी। फौजी और पहाड़ी जो राजाओं के खिलाफ उसने औरंगजेब ने 1799 तक लगातार लड़ाइयाँ जो गुरु गोविंद सिंह थे इनसे लड़ी, और अंत में गुरु गोविंद सिंह की हत्या औरंगजेब के हाथों की गई। तो इस प्रकार गुरु गोविंद सिंह ने भी सिख जो एरिया था सिखों का, उससे एक राजनीतिक और एक फौजी ताकत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यह तीनों कथन सही हैं। सिख साम्राज्य जो था उसके बारे में भी आप विस्तृत रूप से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इससे भी लगातार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अलीवर्दी खान ने बंगाल में इजारा व्यवस्था की शुरुआत की। अलीवर्दी खान ने बंगाल में इजारा व्यवस्था की शुरुआत की। दूसरा हमारा कथन है, मुर्शिद कुली खान ने औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत बंगाल की राजधानी को ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद में हस्तांतरित किया। और तीसरा कथन है, बंगाल को मराठा आक्रमणों से सुरक्षित करने हेतु अलीवर्दी खान ने संधि की थी। तो एक एक करके इनका विश्लेषण देखते हैं और समझते हैं कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, अलीवर्दी खान ने इजारा व्यवस्था जो है वह शुरुआत की बंगाल में। तो हम जानते हैं कि बंगाल जो साम्राज्य था, जो बंगाल का क्षेत्र था, उसकी स्थापना मुर्शिद कुली खान ने की थी। और मुर्शिद कुली खान के समय से ही बंगाल में इजारा व्यवस्था शुरू हुई। तो जो इजारा व्यवस्था थी वह मुर्शिद कुली खान ने ही शुरू की थी, इजारा व्यवस्था। और इस कारण से जो हमारा यह कथन एक है यह गलत हो जाता है, और इसके गलत होने से ही ऑप्शन नंबर 1 एलिमिनेट हो जाता है। अब आते हैं दूसरे स्टेटमेंट पर। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि मुर्शिद कुली खान ने औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत बंगाल की राजधानी को ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद में हस्तांतरित कर दिया। यह भी पूर्ण रूप से गलत स्टेटमेंट है। जो औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत जो है वह 1704 में मुर्शिद कुली खान ने 1704 में ही जो बंगाल की राजधानी थी उसे ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद में हस्तांतरित कर दिया था। ढाका से हटाकर। तो इससे हमें ज्ञात होता है कि यह जो स्टेटमेंट है यह गलत है, क्योंकि औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी वह 1707 में हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। तो इस
प्रकार यह दोनों कथन जो है पहला और दूसरा गलत हो जाता है और इसी के साथ स्टेटमेंट 3 सही होता है और ये कथन सी सही हो जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा। अब चलते हैं आगे। हमारा जो 10वां प्रश्न है वह है 18वीं शताब्दी में भारतीय राज्यों और उसके शासकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है हैदराबाद राज्य की स्थापना 1724 में आसफ जाह ने की थी। दूसरा स्टेटमेंट है सिराजुद्दौला ने बंगाल में कृषि राजस्व व्यवस्था की शुरुआत की। और तीसरा स्टेटमेंट है मैसूर के टीपू सुल्तान ने लोगों को खगोलीय अन्वेषण में सक्षम बनाने के लिए तालिकाओं का एक समूह जिज मुहम्मद शाही निर्मित किया। तो और इसमें पूछ रहा है उपर्युक्त कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। तो हम देखते हैं कि जो हैदराबाद की स्थापना थी वह 1724 में निजाम उल मुल्क आजम आसफ जाह ने ही की थी। तो यह जो पहला कथन है वह सही हो जाता है और पहला कथन सही होने के साथ ही यह जो दोनों कथन होते हैं वह एलिमिनेट हो जाते हैं। बचता है हमारे पास 2 कथन। तो और यह दूसरा स्टेटमेंट अब हम देखते हैं। तो यह बोल रहा है कि सिराजुद्दौला ने बंगाल में कृषि राजस्व प्रणाली स्थापित की थी। सिराजुद्दौला ने नहीं बल्कि बंगाल के संस्थापक मुर्शिद कुली खान ने ही बंगाल में जो कृषि राजस्व व्यवस्था थी उसकी शुरुआत कर दी थी। तो ऑप्शन जो स्टेटमेंट दूसरा है वह गलत है। अब तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं कि मैसूर के जो सुल्तान था टीपू सुल्तान ने लोगों को खगोलीय अन्वेषण में सक्षम बनाने के लिए तालिकाओं का एक समूह जिसे जिज मुहम्मद शाही कहा जाता था निर्मित किया। यह भी कथन पूर्ण रूप से गलत है क्योंकि जो जिज मुहम्मद शाही था वह आमेर के शासक आमेर के शासक सवाई सवाई जय सिंह ने इसका जो निर्माण जिज मुहम्मद शाही था उसका निर्माण करवाया था। हम जानते हैं कि उन्होंने कई अलग अलग क्षेत्रों में कुछ ऐसी विधिशालाओं का निर्माण कराया जो कि खगोलीय अन्वेषण में सहायक थी। तो इस प्रकार जो सवाई जय सिंह थे वह आमेर के शासक थे, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। तो इस प्रकार ये दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही होते हैं और इसमें पूछा गया है कि कौन से कथन सही नहीं है। तो दूसरा और तीसरा सही हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होता है। चलते हैं आगे। 18वीं शताब्दी में मैसूर के शासक हैदर अली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वह है उसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। और दूसरा है कि श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और फ्रांसीसी जैकोबियन क्लब का सदस्य बना। तो जो पहला स्टेटमेंट है वह पूर्ण रूप से सत्य है क्योंकि 1755 में उसने डिंडीगुल में शस्त्रागार का जो है वह निर्माण कराया था फ्रांसीसी विशेषज्ञों के सहयोग से। परंतु यह जो दूसरा कथन है यह गलत है क्योंकि श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का जो वृक्ष था वह उसका जो पुत्र था वह टीपू सुल्तान ने लगवाया था।
और जो फ्रांस का एक क्रांतिकारी संगठन जैकोबियन क्लब था, जो फ्रांसीसी क्रांति के समय में जैकोबियन और जिरोंदिस्ट नामक दो संगठन सामने आते हैं, उनमें से जैकोबियन क्लब की वह सदस्यता उसने ग्रहण की थी। तो इसमें से कौन सा उत्तर सही है? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि पहला कथन सिर्फ सही है और दूसरा कथन गलत है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18वीं शताब्दी में केरल 18वीं शताब्दी में केरल के त्रावणकोर राज्य को राजा मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में प्रमुखता मिली। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उसने पुर्तगालियों को पराजित कर केरल में उनकी राजनीतिक सत्ता समाप्त कर दी। जो राजा मार्तंड थे, उन्होंने पुर्तगालियों को पराजित कर केरल में उनकी राजनीतिक सत्ता समाप्त कर दी। दूसरा स्टेटमेंट है, उसने पश्चिमी मॉडल पर सेना को सुसंगठित किया और एवं एक आधुनिक शस्त्रागार बनवाया। और तीसरा कथन है, उसने सड़कें एवं नहरें बनवाई एवं विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन दिया। तो इसमें से जो है वह पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है, जबकि पहला कथन गलत है, क्योंकि मार्तंड वर्मा ने 1741 में, अभी हमने देखा था कि 1741 में कोलाचल युद्ध में डचों को पराजित किया था, न कि पुर्तगालियों को। और जो मार्तंड वर्मा थे, इन्होंने पश्चिमी मॉडल पर सेना को संगठित किया था और जो एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित करने का प्रयास किया था। इसके अतिरिक्त इन्होंने सिंचाई व्यवस्था के लिए नहरों आदि का निर्माण कराया और विदेशी व्यापारों को भी प्रोत्साहन दिया। तो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वह सही हो जाता है, 2 और 3। हमारा अगला प्रश्न है, अवध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सही नहीं है? इस शब्द को आप जरूर मार्क किया करिए। तो पहला है, नवाब वाजिद अली शाह ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की थी। नवाब जो वाजिद अली शाह थे, वो अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की थी। इसके अतिरिक्त नवाब आसफुद्दौला ने मुहर्रम मनाने के लिए लखनऊ में इमाम बाड़े का निर्माण कराया था। तो जो पहला स्टेटमेंट में इसमें हम देख रहे हैं कि नवाब वाजिद अली शाह, इस नाम को अंडरलाइन कीजिए। यह नाम आपने जरूर कहीं ना कहीं सुना होगा। यह नाम जो है वह लखनऊ रियासत से संबंधित है। यह लखनऊ के नवाब थे, न कि, और यह प्रश्न किससे संबंधित है? अवध के बारे में। तो जो पहला स्टेटमेंट है वह पूर्ण रूप से गलत हो जाता है, क्योंकि यह अवध के बारे में बात चल रही है और यहाँ बोल रहा है नवाब वाजिद अली शाह, जो कि लखनऊ के नवाब थे। और दूसरा कथन है, आसफुद्दौला ने जो मुहर्रम मनाने के लिए लखनऊ के इमामबाड़े की स्थापना की। यह बिल्कुल सही है, यह कथन पूर्ण रूप से सही है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, नहीं है? तो पहला कथन जो है वह सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही होगा। ये जो आसफुद्दौला थे, इन्होंने 1784 में इमामबाड़े, लखनऊ में इमाम बाड़े का निर्माण करवाया था। और इन्होंने ही जो जो अपनी राजधानी थी वह लखनऊ स्थापित की थी, ये आसफुद्दौला ने ही, न कि वाजिद अली शाह ने। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वाजिद अली शाह के बारे में भी जान लेते हैं। वाजिद अली शाह लखनऊ के अंतिम नवाब थे और लॉर्ड डलहौजी की जो व्यक्तिगत की नीति थी, उसके माध्यम से 1856 में जो इनके की जो रियासत थी उसको व्यपगत कर लिया गया था, अपने अंदर साम्राज्य में मिला लिया गया था।
इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, अब यह जो इस वीडियो का जो यह पार्ट अब शुरू हो रहा है, यह जो पश्चिमी कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी स्थापना से संबंधित जो समस्त उस प्रश्न बन सकते हैं हमारी परीक्षा में, उससे संबंधित इसमें प्रश्न आएंगे। तो चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। प्रश्न है, मद्रास मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता था? जो मद्रास रीजन था उसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अधिवास था उसे किस नाम से जाना जाता था? तो उस इसका इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह होगा बी, फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज के बारे में जानते हैं कि कुछ जानने का प्रयास करते हैं कि जो फ्रांसिस डे फ्रांसिस डे ने 1639 में चंद्रगिर के जो राजा थे, चंद्रगिर के राजा से जो मद्रास था, इसे पट्टे पर लिया। मद्रास को पट्टे पर जो फ्रांसिस डे था उसने चंद्रगिर के राजा से मद्रास को 1639 में पट्टे पर लिया और किला बंदी उसकी की और एक कोठी का निर्माण कराया। यही जो कोठी थी वह फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जानी गई। तो इसका एक बैकग्राउंड हमने देखा कि 1639 में फ्रांसिस डे ने मद्रास को चंद्रगिर के राजा से पट्टे पर लिया था और कोठी का निर्माण किया, जिस कोठी को फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जाना गया। तो मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अधिवास था उसे फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जानते हैं। चलते हैं आगे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना कारखाना सबसे पहले कहाँ स्थापित की थी? तो इसका जो उत्तर होगा वह होगा बी। जो फ्रांसिस थे वह भारत में अन्य यूरोपीय कंपनियों की अपेक्षा लेट से आए और उन्होंने जो 1664 में फ्रांस के जो सम्राट थे लुई 14वें के जो मंत्री थे उनकी सिफारिश के आधार पर फ्रांसीसी कंपनी जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी स्थापना हुई 1664 में। और 1664 में स्थापित होने के बाद वह भारत में आए और सूरत में 1668 में सूरत में उन्होंने कारखाना खोला। उन्हें सूरत में अपना पहला कारखाना जो था, फैक्ट्री थी, वह स्थापित किया। और इसके पश्चात उन्होंने मूसलीपट्टनम में 69 में, यानी कि 1668 के बाद 1669 में मूसलीपट्टनम में भी अपना दूसरा कारखाना स्थापित किया था। तो इसे हमने समझा। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप जिन जिन प्रश्नों को मार्क कर रहे हैं उसे मार्क करते जाइए और लास्ट में उसे काउंट करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से एक फसल भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी। निम्नलिखित में से जो फसलें हैं उनमें से एक फसल पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाई थी। तो जो अफीम है, काफी है, पान है, मिर्च है। तो इसमें से जो मिर्च है यह भारत में पुर्तगालियों के द्वारा लाई गई थी। जो पुर्तगालियों द्वारा भारत में कुछ प्रमुख फसलें लाई गई थी उसके नाम हम जान लेते हैं। उसमें है सबसे पहले तंबाकू,
मिर्च, इसके अतिरिक्त जहाज निर्माण और प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस, ये इतनी सारी जो चीजें हैं वह भारत में पुर्तगालियों के द्वारा लाई गई थी। तंबाकू, मिर्च, जहाज निर्माण और प्रिंटिंग प्रेस। जो पुर्तगाली थे और सबसे पहले 1900 जो माफ कीजिएगा 1556 में ही गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। तो पुर्तगालियों ने अपने साथ ये चीजें लाई, तंबाकू, मिर्च और प्रिंटिंग प्रेस। अब चलते हैं आगे अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजों की बंगाल में पैठ के विषय में, बंगाल में अंग्रेजों की जो पैठ के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला है, जाप चारनाक अगस्त 1690 में सूता नाती में आया तथा उसने कलकत्ता की स्थापना की, जो बाद में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का केंद्र बना। और हमारा दूसरा कथन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम के निकट एक दुर्ग का निर्माण किया। तो इसमें से हम देखते हैं कि जो पहला हमारा जो स्टेटमेंट है वह सही है। जो चाप चारनाक था, जो चाप चारनाक था उसी ने सूता नाती में आकर कलकत्ता की नींव रखी थी और जो बाद में ब्रिटिश जो भारतीय साम्राज्य था उसका महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। तो इस प्रकार पहला स्टेटमेंट सही है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट जो है वह गलत है। फ्रांसीसियों ने फोर्ट विलियम जो कि अंग्रेजों का एक अधिवास था उसके निकट कोई दुर्ग निर्माण नहीं किया था। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर ए होगा वह सही होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश पूर्व काल में अपने व्यापारी पोत सूरत बंदरगाह में नहीं लाए थे? यानी कि जो नीचे कुछ देश दिए गए हैं उनमें से कौन से ऐसे देश थे जो ब्रिटिशर से पहले अपने जो जहाजी व्यापारी पोत थे वह भारत में नहीं लाए थे? तो पुर्तगाली तो आ चुके थे, तो ऑप्शन नंबर एक जो है वह गलत हो गया। इसके अतिरिक्त अंग्रेज और अरब को देखते हैं, तो अरब से भी भारत का व्यापार चलता था, तो अरब यह भी गलत हो गया। और इसके अतिरिक्त फ्रांसीसी तथा अरब देखते हैं, तो इसमें भी अरब है। तो फ्रांसीसी तो अंग्रेजों के बाद आए, परंतु अरब जो थे वह प्राचीन काल से भारत से जुड़े थे। इसमें से जो रूस और जर्मन थे यह भारत में नहीं आए थे। तो इस आधार पर यह ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है कि जो रूस और थे, जर्मन थे, यह भारत में ब्रिटिशों से पूर्व नहीं आए थे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 17वीं शताब्दी के आरंभ में, 17वीं शताब्दी के आरंभिक काल में अंग्रेजों के साथ व्यापार वार्ताएं शुरू करने के लिए मुगल निम्नलिखित में से किस बात से प्रेरित हुए? यानी कि अंग्रेजों के साथ व्यापार वार्ता शुरू करने के लिए मुगल जो थे वह किस बात से प्रभावित हो गए कि उन्होंने अंग्रेजों के साथ व्यापार वार्ताएं शुरू की? तो इसमें से पहला जो कथन है वह है, 1622 में सुवेली में पुर्तगाली जहाजी बेड़े पर अंग्रेजों की विजय। दूसरा स्टेटमेंट है, अंग्रेज राजा द्वारा मुगल बादशाह को भेजे गए उपहार। तीसरा स्टेटमेंट है, विलियम हॉकिंस की राजनयिक जो निपुणता। और सर टॉमस रो का कौशल। तो इसमें से ये जो तीनों स्टेटमेंट हैं यह गलत हैं। जो पहला स्टेटमेंट है यह सही है कि 1612 में सुवेली में पुर्तगाली जहाजी बेड़े को अंग्रेजों ने परास्त किया था, जिससे प्रभावित होकर जो जहांगीर थे उस समय जो मुगल दरबार के शासक, उन्होंने अंग्रेजों से व्यापार वार्ता करने के लिए हामी भरी। और जो जहाजी बेड़ा था अंग्रेजों का, ड्रैगन उसका नाम था, उसने सुवेली
में अभियान किया था, का नाम क्या था? ड्रैगन, ड्रैगन जहाजी बेड़ा, ड्रैगन जहाजी बेड़ा। इसी ने वेसुएली का अभियान किया था और पुर्तगाली जहाजी बेड़े को परास्त किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत में हीरे हीरो और हीरे की खदान पर विस्तृत रूप से चर्चा की? यानी किस विदेशी यात्री ने हीरो और हीरो की खदान के रूप में विस्तृत चर्चा की थी? तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन जो बी है, जा बैप्टिस्ट टेवर्नियर, इन्होंने जो है वह, यह एक फ्रांसीसी खोजकर्ता थे। इन्होंने भारत में हीरो और हीरो की खदान के बारे में चर्चा की है। यह एक व्यापारी थे, फ्रांसीसी व्यापारी थे। जो जॉर्ज बैप्टिस्ट टेवर्नियर थे वह फ्रांसीसी व्यापारी थे और इन्होंने जो है वह भारत में हीरो की खदानों का उल्लेख किया है। चलते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुण के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। मृदा के स्वरूप और गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। उपर्युक्त में से अंग्रेजों की भारत को देन थी, यानी कि उपर्युक्त में से जो देन है वह भारत में कौन से ऐसे देन है जो अंग्रेजों ने दी थी भारत को? तो इसमें हम देखते हैं कि जो मृदा के स्वरूप और उपज के आधार पर भूमि राजस्व का निर्माण जो है वह भारत में बहुत पहले से ही कुछ टेक्निकल इशू के कारण इस से हुआ। तो आते हैं, तो जो ये पहला स्टेटमेंट है कि मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुण के आधार पर भूमि राजस्व का जो मूल्यांकन यह अंग्रेजों के द्वारा किया गया, तो यह पूर्ण रूप से यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इस प्रकार की शुरुआत जो थी वह मुगल काल से ही, मुगल काल से ही प्रचलित थी। खासकर अकबर ने इसे चलाया था। और इसमें जो दूसरा स्टेटमेंट है यह भी गलत है, क्योंकि चलती फिरती तोपों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आप लोग जानते होंगे, बाबर ने। बाबर ने तोपों का जो है वह प्रयोग किया था। इसके पहले पानीपत के युद्ध में भी इसका प्रयोग किया था। और जो तंबाकू और लाल मिर्च की खेती के बारे में यहाँ पर कहा गया है, अभी हमने देखा था कि तंबाकू और लाल मिर्च जो था वह पुर्तगालियों की देन थी। तो इस प्रकार इसमें से कोई भी देन अंग्रेजों की नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। हमारा अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यात प्रमुख पेय पदार्थ यानी कि स्टेपल कमोडिटीज क्या थे? जो 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से मुख्य रूप से क्या क्या निर्यात किया जाता था, उससे संबंधित यह प्रश्न है। तो इसमें हम देखते हैं कि अपरिष्कृत कपास, तिलहन और अफीम। दूसरा स्टेटमेंट है चीनी, नमक, जस्ता, सीसा। तीसरा है तांबा, चांदी, सोना, मसाले और चाय। और चौथा है कपास, रेशम, सोरा और अफीम। तो यह जो चौथा स्टेटमेंट है, चौथा ऑप्शन है यही सही है। जो कपास, रेशम, सोरा, अफीम, इसके अतिरिक्त नील, यह भी एक स्टेपल कमोडिटीज के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल से निर्यात किया जाता था।
तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, किसी गुजराती पायलट ने वास्को डिगामा को 1498 में कालीकट तक का मार्गदर्शन किया, उसका क्या नाम था? तो यह जो था वह था अब्दुल अब्दुल मजीद। यह एक गुजराती जो चालक था, इसी ने केप कैमोरिन यानी कि जो केप टाउन दक्षिण अफ्रीका का है, वहां से वास्को डिगामा को भारत लाया था, इसी अब्दुल मजीद ने। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 11वीं सदी के अंत में यूरोपीय यात्री भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया की ओर आकर्षित हुए, इसके क्या कारण थे? 15वीं सदी के अंत में यूरोपीय यात्री भारत और दक्षिण पूर्व एशिया की ओर आकर्षित, इसके क्या कारण थे? तो पहला स्टेटमेंट है, यूरोप में कृषि विकास विस्तार, यानी कि यूरोप में कृषि का जो है वह विकास होने लगा और विस्तार होने लगा। इसके अतिरिक्त आंतरिक व विदेशी व्यापार में वृद्धि हेतु नए बाजार की तलाश, और तीसरा कथन है रेशम, मसाले और औषधि की मांग। तो ये जो तीनों स्टेटमेंट हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उस समय जो यूरोप था उस क्षेत्र में काफी व्यापार के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में काफी विकास हो चुका था और उन्हें नए बाजारों की तलाश थी, ऐसे बाजार जहां पर लोग ज्यादा हो ताकि उनके सामानों की बिक्री भी ज्यादा हो। उसके बदले में उन्हें मसाले, औषधि आदि संबंधित कुछ औषधियों की भी आवश्यकता थी, जो उन्हें दक्षिण एशियाई देशों में मिल सकती थी। तो इसलिए वह इस क्षेत्र की ओर आकर्षित हुए। अब हमारा चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अल्बुकर्क ने बीजापुर से गोवा को छीनकर डांडा, राजौरी और दाभोल को खूब लूटा। और दूसरा कथन है हमारा, लाल लाल सागर के मुहाने पर सोकोत्रो द्वीप में भी अपना एक अड्डा कायम किया था। यानी कि अल्बुकर्क के बारे में बता रहा है। अल्बुकर्क जो था वह फ्रांसीसी शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। जो अल्बुकर्क था वह फ्रांसीसी शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। इसने बीजापुर से गोवा को छीन लिया था और उसमें यह जो डांडा, राजौरी और दाभोल क्षेत्र था उसको में लूटपाट मचाई थी। तो यह जो पहला स्टेटमेंट है यह सही है। और दूसरा, जो लाल सागर के मुहाने पर सोकोत्रो द्वीप पर उसने भी एक अड्डा बना लिया था, तो स्टेटमेंट दूसरा भी सही है। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वह सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सूची एक में देखते हैं कि फ्रांसीसी व्यापारिक केंद्र, जो फ्रांसीसी व्यापारिक केंद्र किस, हारमुज हारमुज जो हारमुज की जो जल संधि, यह एक है जिसका काफी स्ट्रेटेजिक महत्व रहा है। इस पर पुर्तगालियों ने कब्जा किया था। जो हारमुज संधि है इस पर पुर्तगालियों ने कब्जा किया था, न कि डचों ने। डच जो थे वह मलक्का के साइड में थे, मलक्का जो कि दक्षिण पूर्व एशिया में है उसमें थे। तो इस प्रकार से यह गलत है। जो डच व्यापारी केंद्र थे वह फोर्ट सेंट जॉर्ज जो कि मद्रास में स्थित है, यह एक अंग्रेज अधिवास था, तो यह भी गलत है। और बारूद का स्रोत साल्ट पीटर, यह ऑप्शन जो है वह सही है। साल्ट पीटर जो है यह यूरोप में स्थित है, जो कि बारूद की पूर्ति करता है।
साल्ट पीटर यूरोप में बारूद की पूर्ति करता है। तो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन होगा वह ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि इसमें केवल तीसरा प्रश्न ही, तीसरा स्टेटमेंट ही सही है। चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, डचों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला हमारा कथन है, इन्होंने गोलकुंडा के शासक से फरमान प्राप्त कर मछलीपट्टनम में अपनी पहली कोठी बनाई। जो डच थे इन्होंने गोलकुंडा के शासक से फरमान प्राप्त कर अपनी पहली कोठी बनाई मछलीपट्टनम में। दूसरा स्टेटमेंट है, इन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया के मसालों के द्वीपों पर वर्चस्व स्थापित किया। तीसरा है, इन्होंने कोरोमंडल के स्थानीय शासक से पुलिकट हासिल कर लिया था। और तीसरा है, इन्होंने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है, गोलकुंडा के शासक से फरमान प्राप्त कर, यह स्टेटमेंट सही है। और यह स्टेटमेंट सही होने के साथ ही चौथा जो स्टेटमेंट है वह गलत हो जाता है, क्योंकि पहली कोठी मछलीपट्टनम में ही स्थापित हुई, तो पहली कोठी सूरत में स्थापित नहीं हो सकती। तो इस प्रकार चौथा कथन सही होने के साथ ही इसके दो कथन अपने आप एलिमिनेट, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। तो इसमें बचता है ए और सी। अब देखते हैं, इन्होंने पूर्व के जो दक्षिण पूर्व एशिया के मसाला के जो द्वीप थे उस पे अपना वर्चस्व स्थापित किया था। जो ए डच थे, तो यह कथन बिल्कुल सही है। मलक्का स्टेट पर इन्होंने अपना कब्जा कर लिया था और उस वहाँ के मसाला के क्षेत्रों पे अपना कब्जा कर लिया था। और तीसरा है, कोरोमंडल के स्थानीय शासक से पुलिकट हासिल कर लिया था। तो यह स्टेटमेंट भी सही है। तो इस प्रकार 1, 2 और 3 स्टेटमेंट सही होने के साथ ही ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 15वां प्रश्न है, यूरोपीय व्यापारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 17वीं सदी, पहला कथन है, 17वीं सदी के प्रथम चरण में डच और अंग्रेजों ने पुर्तगालियों के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। जो 17वीं सदी है उसके प्रथम चरण में डच व अंग्रेजों ने पुर्तगालियों के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। दूसरा स्टेटमेंट है, इन्होंने भारतीय व्यापारियों के माल को अपने जहाजों पर भी ढोना शुरू कर दिया था। यूरोपीय व्यापारियों के संबंध में यह कथन है। और तीसरा है कि आरंभ में नील का निर्यात भारत से यूरोप किया गया था। ये जो तीनों कथन है, यह तीनों कथन अपने आप में सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी है। जैसा कि हम जानते हैं कि सर्वप्रथम पुर्तगाली भारत में आए, पुर्तगालियों के आने के बाद जो डच और अंग्रेज भारत में आए और उनके आने से इन पुर्तगालियों का एकाधिकार समाप्त हुआ। जो अंग्रेज थे उनकी जो नौसेना थी वह अत्यधिक मजबूत थी, उनके जहाज बड़े थे, जिस कारण उन्होंने भारतीयों के सामानों को भी ढोना शुरू कर दिया और उससे भी आय प्राप्त की। इसके अतिरिक्त जो तीसरा कथन है, नील भारत के बंगाल क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में होती थी, जहां से यह नील को यूरोपीय क्षेत्रों में उत्पादित करते थे। परंतु बाद में जब केमिकल्स का जो निर्माण हो गया तो नील का जो निर्यात था उन्होंने बंद कर दिया। जिसके बाद में जिसे हम तीन कठिया पद्धति के नाम से जानते थे उससे संबंधित भी कुछ विद्रोह देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार यह तीनों कथन सही है और ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जहांगीर के फरमान प्राप्त करके सूरत में अपनी फैक्ट्री को पुख्ता बनाया। दूसरा कथन है,
फारसी फौजी की सहायता से हारमुज पर कब्जा कर लिया था। अंग्रेजों के संदर्भ में है, तो ये जो दोनों कथन है वह सत्य है, पहला कथन भी और दूसरा कथन भी। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। जो 1618 में जहांगीर ने फरमान जो जारी किया, उसके आधार पर सूरत में जो स्थापित फैक्ट्री थी वह अत्यधिक रूप से कानूनी बन गई और वह खुले रूप में व्यापार करने लगे। जो फारसी फौज थी उसकी सहायता से अंग्रेजों ने 1622 में हारमुज पर कब्जा कर लिया। हारमुज पर कब्जा कर लिया। जो इससे पहले यह जो क्षेत्र था, हमें पता है कि यह क्षेत्र इससे पहले पुर्तगालियों के हाथ में था। तो 1622 में फारसी फौज की सहायता से हारमुज को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है यूरोपीय व्यापारियों के संदर्भ में सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। पहला है नील। नील तो और संबंधित क्षेत्र गुजरात। तो नील का जो क्षेत्र है वह गुजरात में होता था, यानी नील गुजरात में नील काफी मात्रा में पैदा किया जाता था और यहाँ से निर्यात भी किया जाता था। दूसरा है कपड़ा। कपड़ा और संबंधित क्षेत्र कोरोमंडल। कपड़ा जो है वह कोरोमंडल क्षेत्र से काफी निर्यात किया जाता था। कोरोमंडल जो क्षेत्र है वह तट्टी, जो एक केरल का एरिया है, तट्टी जो क्षेत्र है उसे कोरोमंडल क्षेत्र कहा जाता है। और जो कच्चा रेशम है, कच्चा रेशम यह पालासोर उड़ीसा इस क्षेत्र से निर्यात किया जाता था, यह भी सुमेलित है। और साल्ट पीटर जो है वह बिहार क्षेत्र से निर्यात किया जाता था। तो ये सभी जो निर्यातित वस्तुएं हैं वह पूर्ण रूप से सुमेलित है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वह सही होता है। तो इस प्रकार हमने सभी प्रश्नों को देखा तथा उससे संबंधित जो एडिशनल जानकारी हो सकती थी उसको भी हमने आपको देने का प्रयास किया। आशा करते हैं कि आपने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया होगा और आपने अंत में देखा भी होगा कि आपके कितने उत्तर सही हुए, जिससे आप अपनी तैयारी में एक नई स्ट्रेटजी बनाने में कामयाब हो सके कि आपकी तैयारी किस लेवल तक पहुंच गई है। आशा करता हूँ वीडियो यह पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक तथा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ किसी अन्य इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।